हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में हम लोग जानते हैं कि पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होती है। दो वीडियो में फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड पार्ट में हम लोग पूरे थ्योरी पोर्शन को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग को थर्ड पार्ट में देखना है न्यूमेरिकल। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल इस क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगले क्लास में। दो क्लास में लगभग तीन चार न्यूमेरिकल इसमें, तीन चार न्यूमेरिकल उसमें बता दूंगा, तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट, तो चलते हैं कि देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, ओके, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केसेस। तो क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी है जो कि इनकम हो रही है, उसको कैलकुलेट करना है कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है। इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, हाउस लेट आउट कितना पे किया है, 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 पर मंथ पे किया गया है। ओके, हाउस टैक्स पेड बाय ओनर, जो ओनर है मैं बताया भी था कि ओनर के द्वारा जो पेड किया जाएगा उसी को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और इस बिटवीन द लाइन है। आप जानते हैं कि स्टडी है, पढ़ाई यही बताती है कि जो नहीं लिखा है उसको भी जानना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो 10% म्यूनिसिपल वैल्यू है तो ये तो ठीक है 9,000, लेकिन जो 10% म्यूनिसिपल वैल्यू में से 9,000 है, अगर इसको 100% करना होगा तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। ओके, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ कि म्यूनिसिपल वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि जब आप हाउस रेंट कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आप जानते हैं कि फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कहाँ से आएगा, इसी टाइप से। तो इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कट पढ़ना पड़ता है ताकि आप लोगों को चीज़ों को पता रहे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि 9,000 आया है। ओके, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, इसका मतलब 10, ये अगर 10% 9 है तो 100% कितना होगा, 90,000। 90,000 का 10% दिया गया होगा तो 9,000 यहाँ दिया गया है। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अब दिया हाउस रिमेन्स वैकेंट, मतलब वीकेंड नहीं रहा, फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि यदि हाउस 1 मंथ खाली रहा तो क्या होगा, यदि 3 मंथ खाली रहा तो क्या होगा। ओके, यहाँ पर ये देखा जा रहा है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि पहला क्वेश्चन है तो ठीक से सॉल्व कर दूँ। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये आपका सभी क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद ही आगे बढ़िए। यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब जानते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना, तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में 1 मंथ खाली है। ओके, 1 मंथ खाली है। अब जानते हैं कि वैकेंट कितना है, 1 मंथ। ओके, इसका मतलब कितना किराया मिला होगा 11th मंथ का, कितना मिल रहा है 10,000। ओके, तो कितना मिला होगा 1,10,000। ओके, यहाँ पर मिला होगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि अब क्या तुलना करते हैं कि हमारा, जैसे यहाँ पर तुलना में किए थे ना, तो फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट कितना है, जैसे एक्सपेक्टेड रेंट, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट दिया है तो उसी को मान लीजिए फेयर रेंट माना जाता है। तो मान लीजिए 1 लाख। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 90,000। ओके, और एक्चुअल रेंट कितना है, 1,10,000। व्हिच एवरेज मोर लिखवाया था,
कि जो सबसे ज़्यादा होगा, तो 1,10,000 ज़्यादा है तो यहाँ पर 1,10,000 लिख लेंगे। ओके, जो सबसे ज़्यादा होता है फेयर एंड टेक्सचुअल एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में, जो थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे, जो ज़्यादा है उसी को लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, लेस करना होता है। लेस क्या करेंगे, अगर टोटल लिख दिए हैं, अगर ऐसा नहीं लिखे थे तो ठीक है, अब हम माइनस करके लिख ही दिए तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 9,000। ओके, माइनस कर देंगे 9,000, कितना जाएगा 1,01,000। ओके, ये आ गया एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ये आ गया। अब नेक्स्ट आप जानते हैं फिर लेस किया जाता है, क्या किया जाता है, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज। रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज कितना होता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जो एनुअल वैल्यू है उसका 30%। ओके, तो आप 30% कैलकुलेट कर लीजिए, 1 लाख। ओके, मान ली 30,300। ओके, अब इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 0,07 ये आ गया। ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख देते। ओके, तो ये बहुत इजी है, ये प्रोसेस को ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी था, इसलिए उसी तरह से बी का भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा कि उसका क्या आएगा। राइट, आप लोग जो बी पार्ट है उसको आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि उसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम ऑफ द हाउस। इनकम हाउस कैलकुलेट करना है, क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 2 लाख, फेयर रेंट कितना है, 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,50,000, एक्चुअल रेंट 30,000। तो अब जानते हैं जब स्टैंडर्ड रेंट आ गया है तो आप जानते हैं कि अंडर एक्ट में चला जाएगा। ये अंडर एक्ट में कैसे कैलकुलेट होता है, ऐसे पहले इधर लिख लीजिए। अंडर एक्ट में होगा तो क्या होगा, अंडर एक्ट के लिए यहाँ पे फेयर रेंट दिखा जाएगा, एक्चुअल रेंट देखा जाएगा और म्यूनिसिपल वैल्यू देखी जाएगी। ओके, फिर सेकेंड में क्या देखा जाएगा, एक्चुअल रेंट देखा जाएगा और स्टैंडर्ड रेंट देखा जाएगा। देखिए फेयर रेंट कितना है, 1,80,000। ओके, एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट 30,000 पर मंथ मिल रहा है, 30,000, तो कितना हुआ, 3,60,000। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख। ओके, एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 3,60,000। ओके, और यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड रेंट 2,50,000। और यहाँ पर क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 3,60,000। ओके, और यहाँ पर कितना है, 3,60,000। जानते हैं जो सबसे ज़्यादा होता है उसको ले लेते हैं। ओके, और इसमें जो सबसे कम होगा उसको लेंगे। तो जानते 3,60,000 वहाँ भी है, 3,60,000 वहाँ भी है, तो उसको आप लोग ले लेंगे। ओके, तो सॉल्व करेंगे। ओके, 3,60,000 आ ही गया था। ओके, तो अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25,
ये तो नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये कितना हो जाएगी 3,60,000 जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ओके 3,60,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेस म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 15,000 ओके एंड बाय द टेनेंट 15,000 ओके। तो जानते मैं बताया था कि ओनर के द्वारा जो पेड होगा उसी को माइनस किया जाता है, न कि टेनेंट के द्वारा। जो किराएदार पेड करेगा उसको हम माइनस नहीं करते हैं, केवल किसका माइनस करेंगे, जो 15,000 रुपया होगा। अब क्या करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू में 15,000 यहाँ पर लिख देंगे, राइट। तो 15,000 लिख देंगे। फिर सेकेंड पर क्या माइनस करेंगे, वैकेंट पीरियड कितना था 2 मंथ, देखिए 2 मंथ लिखा है, 3 पर मंथ, यहाँ पर 60,000 माइनस कर देंगे ओके। फिर थर्ड पर अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड कितना है, देखिए 2 मंथ एंड अनरियलाइज्ड रेंट 30,000, 30,000 रुपये नहीं मिला है तो 30,000 ये माइनस कर देंगे ओके। तो कितना हो जाएगा 1,05,000 ओके, माइनस कर दीजिए 0,005 एंड 2 ओके। अब क्या होगा कि जो आ जाएगा तो ये क्या आ गया, एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्या लेस करेंगे, नेक्स्ट लेस क्या करेंगे, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज ओके 30% एनुअल वैल्यू का। तो जो एनुअल वैल्यू आया है उसका 30% यहाँ लिख के माइनस कर दीजिएगा ओके, जितना भी आए। मान लीजिए कितना आ जाएगा 2,55,000 60,500 जो आएगा दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से जो माइनस करेंगे 66,500 जो वैल्यू आएगी दैट्स वैल्यू आर योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये समझ गए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू, वैकेंट पीरियड, अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देते हैं, जो आता है दैट इज एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू में रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज इस वैल्यू पे एनुअल वैल्यू की, इसीलिए हम लोग एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो लेस सब कर सकते थे एक साथ ही, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनुअल वैल्यू पर 30% हमको रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज देना है, इसलिए नहीं किया जा रहा है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब लोन वाला देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड किस बात का लेकर है, लोन को लेकर के। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो भी हार्ड बनेगा, इस बात को समझते रहिए हमेशा, जो भी क्वेश्चन हार्ड बनेंगे वो सभी लोन वाले निश्चित रहेंगे, क्योंकि लोन में ही थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इसलिए लोन को क्लियर थोड़ा समझिए, ताकि 1-2 समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ओके। देखिए फर्स्ट पर क्या है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स टेक्स ए लोन ऑफ 45,000 15% पर एनम, मीन्स 45,000 रुपये ले रहे हैं 15% पर, किसके लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन के हाउस के लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए लागू है ओके। ऑन 1 जून 2018 मीन्स 1 जून 2018 को उन्होंने लिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 20 जनवरी 2024 मीन्स 20 जनवरी को 2024 को घर कंप्लीट हो गया है, बट डेट ऑफ लोन रीपेमेंट इज 30 सितंबर 2021 मीन्स जो लोन लिए थे वो लोन का पेमेंट यहाँ तक हो चुका है ओके, आगे नहीं करना है। कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं बताया था कि आप पहले पर क्या स्टेप पर लिखते हैं, कंप्लीटेड ईयर। यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज़ इस क्वेश्चन में कि जब लोन पेमेंट हो चुका है तो कंप्लीटेड ईयर का मतलब कुछ है ही नहीं, इसका मतलब समझ रहे हैं,
क्यों? क्योंकि जब आपका लोन 2021 में ही पेमेंट कर चुके हैं तो हम 2024 तक की क्यों गणना करेंगे? इसका मतलब कि रियल में अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए तो उसने डेट, अब जैसे पहला पर क्या था, ऊपर लिखते थे टेकन लोन टाइम या डेट, ओके, डेट, ये डेट कब है? 1/6/2018 है। अब ये लोन कब तक रहा? जब तक कि डेट ऑफ लोन रीपेमेंट इज 30 सितंबर 2021, यहाँ तक रहा। इसका मतलब कि जो भी लोन पर इंटरेस्ट होगा वो तो इसी बीच में दिया गया होगा ना, 2018 से लेकर 2021 के बीच में। उसके बाद क्यों दिया गया होगा? पेमेंट हो चुका है लोन का, 45 साल लिए थे, 2021 तक पेमेंट कर दिए, 2021। और ये केवल इसलिए लिखा गया है कि ये जानते रहिए कि कंप्लीट उसके बाद हुआ है, ओके। तो इसलिए उसको पहले वाले तो सब कंस्ट्रक्शन ईयर है, ओके। जितना इसके पहले का टाइम है 2024 से पहले वो तो कंस्ट्रक्शन ईयर हो गया ना, तो कंस्ट्रक्शन ईयर तो लेना ही था। तो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन से हमको मतलब ही नहीं है, जब केवल अब क्या होगा, डेट ऑफ रीपेमेंट से मतलब हमको। अब क्या है कि डेट ऑफ रीपेमेंट क्या हो जाएगा? देखिए, अगर डेट ऑफ रीपेमेंट ना होता है, ओके, अगर डेट ऑफ रीपेमेंट के संबंध में कुछ ना क्वेश्चन दिया गया होता, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो इसको यहाँ पर लिखते, जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, डेट जो लिख रहा हूँ ना 30 सितंबर 2021, ये लिखने वाला हूँ। यहाँ पर क्या लिख दे? कंप्लीटेड ईयर में 20/1/2024 ये लिखते हैं, ये वाली डेट यहाँ लिखते हैं। लेकिन क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज डेट का पेमेंट हो चुका है लोन का, हम यहाँ तक क्यों लोन देंगे? समझ रहे हैं? अब आप ये सोचिए कि आप 45 लाख का लोन लिए थे 18 में और 21 में पेमेंट कर दिए, 24 में घर के तैयार हो गया, तो क्या 24 तक का रिलीफ मिलेगा? इंटरेस्ट है, जब इंटरेस्ट लोन लिए ही नहीं तो इंटरेस्ट क्यों मिलेगा आपको रिलीफ? तो जितना दिन आपके पास लोन था तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 18 से आप लोन लिए हैं 1 जून से, और कब तक लिए हैं? 30/9/2021 तक के लोन लिए हैं, 15%, ओके। सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि एक कितना फर्स्ट ईयर में उसको रिलीफ मिलेगा। अब क्या करना है, सिंपल से यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कैलकुलेट करना है। अब देखिए, यहाँ जून से स्टार्ट करेंगे, 1 जून से 2018 से, ओके। तो 1 जून अगर जाएं 2019 तक तो कितना हो जाएगा? 12 मंथ हो गया, ओके। फिर मान लीजिए 1/6/2020 तक गए तो कितना हो गया? 12 मंथ, ओके। फिर 1/6/2021 तक गए तो कितना हो गया? सॉरी, 12 मंथ है, ओके, 12 मंथ हो गया। तो 1/6 तक पहुंच गए, ओके। तो कितना पहुंचे? 12 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ हो गया, ओके। 1/6/2018 से 1/6/2019 तक 1 साल, 1/6/2019 से 1/6/2020 तक 1 साल, और 1/6/2020 से 1/6/2021 तक 1 साल। 3 साल हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या जाना है हमको? 30 सितंबर तक जाना है। तो देखिए 1 जून तक हम पहुंच ही गए हैं, 1 जून तक। तो अब क्या करना है हमको? सितंबर तक जाना है, 9 तक। तो कैलकुलेट कैसे करना है? जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे, और सितंबर। सितंबर क्लियर है क्योंकि 30 तारीख तक है, ओके। अब ये 4 महीने क्या होगा? और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? और डेट 30 नवंबर 30/2021 तक कितना हो जाएगा? ये 4 मंथ, ओके। अब क्या हो गया? अब ये चारों को जोड़ लेंगे, अब कितना आएगा? 36/4 40 मंथ, ओके, 40 मंथ, ओके। अब क्या करना है? 40 मंथ, अब जानते हैं कि कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 15%। तो सिंपल से क्या करना है? 45,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 क्यों कर रहा है? ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। अब इसको आप माइनस प्लस कर लीजिए, जैसे ये है, ओके। यहाँ 1 हो जाएगा, ओके। 5, उसके बाद 500
इस तो 22 कितना जाएगा 22,500 ऐसे समझिए, जो भी आए 22,500 मान लीजिए आ गया। ओके 22,500 आ गया, यही आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया 22,500, यही आपका आंसर है। राइट और ओके तो इसको समझ लीजिए कि ऐसे कैलकुलेट होता है। राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राम 2 के लोन आप 16 लाख 16 लाख उन्होंने लोन लिया। ओके 10% पर एनम 1 जुलाई 2021 फॉर द कंस्ट्रक्शन ए हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर 2023-24, तो कंप्लीट हो गया प्रीवियस ईयर में। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल इन द कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 इफ हाउस इज लेट आउट या सेल्फ ऑक्युपाइड। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं लेट आउट के लिए। ओके लेट आउट, यदि लेट आउट होगा तो क्या होगा, लेट आउट का क्या करना है, देखिए पहले यहाँ पर क्या करना है कंप्लीटेड ईयर, देखिए यहाँ रीपेमेंट की बात नहीं की गई है। ओके तो कंप्लीटेड ईयर पहले लिखेंगे, कब हुआ है प्रीवियस ईयर 2023-24 में। तो ये मैं बताया था ही, इसका मतलब कि जो कंप्लीटेड टाइम था हम लोग प्रीवियस जा रहे थे वो तो दे ही दिया, जो हम लोग फाइनेंशियल में जाते वो एक स्टेप पहले ही दे दिया है। ओके मिस सेकेंड स्टेप जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे वो दिया हुआ है किस फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो गया। जो हम लोग किस ईयर समाप्त होता तो हम लोग एक लिखते थे जिस वर्ष समाप्त हो रहा है उस वर्ष कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, वो फाइनेंशियल ईयर दे दिया है। ओके अब क्या है कि डेट ऑफ लोन लिखना है यहाँ पे, डेट ऑफ लोन कब है 1 जुलाई 2021। इसका मतलब अब थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते थे, एक दिन पहले चले जाइए, इसका मतलब 1 अप्रैल 2000 कितना जाना है 31 मार्च 2023। क्यों जाना है क्योंकि प्रीवियस ईयर था 1 डे पहले, मीन्स ये फाइनेंशियल कब क्या होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अप्रैल से पहले 31 मार्च इसलिए किया जा रहा है। ओके तो अब 31 मार्च यहाँ आ गया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है टाइम कितना हो रहा है। ओके तो देखिए अब 1 जुलाई से 2021 से 1 जुलाई 2022 तक कितना हुआ 12 महीने, फिर 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2023। अब देखिए 1 जुलाई 2023 तक नहीं जाना है, समझ रहे हैं 1 जुलाई क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि अब ये डेट लिख देनी है 31 मार्च 2023 तक। तो अब कितना देखिए जुलाई से स्टार्ट करके काउंट करना 23 तक जाना है। तो देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ, 9 मंथ हो गया ना इसको। ओके अब इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में 9 मंथ हो गया, ये एक साल 1 जुलाई से 2021 से 1 जुलाई 2022 तक एक साल, और हमको जाना कितना था 1 मार्च 2023 तक है, तो इसलिए 1 जुलाई से यहाँ 31 मार्च लिख लिए। ओके 2023, तो 1 जुलाई से 2023 तक 9 मंथ। अब कितना हो गया, अब देखिए 16 लाख लिए हैं, 16 लाख का 10% कितना होगा 1,60,000 आएगा कि नहीं, सिंपल सा इंटरेस्ट 1,60,000 आएगा। अब क्या हुआ एक साल का एक इंटरेस्ट 1,60,000 हो गया, और 9 मंथ का कितना हो जाएगा, और 9 मंथ का नहीं होगा तो 1,60,000 का ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1,20,000। ओके आ जाएगा, जब 1,60,000 12 मंथ का है तो 9 मंथ का कितना एक ही रहेगा, कुछ भी मान लीजिए इंटरेस्ट है चाहे कुछ भी है, जिससे इसको सिंपल से करना है तो 1,60,000 है, तो ये 12 से मान लीजिए कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो कितना आ जाएगा 1 और 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 4 4 ओके 12 1,20,000। ओके 1,20,000 ये हो गया और 1,60,000 ये हो गया। ओके ये ध्यान रखना है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन ईयर है
तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया हमारा, 2,80,000। ओके, 2 लाख कितना आ गया, इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 2,80,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया। यही 2,80,000 का 5 हिस्से में डिवाइड कर देंगे जब करना होगा, तो क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तो आपको केवल इंटरेस्ट पूछा रहा था 2,80,000। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो इसको 5 हिस्से में डिवाइड कर देते और इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो भी आता 5 से डिवाइड करने के बाद, ओके, उसको यहाँ पर लिख देते, राइट। जैसे इसका कितना आता, 56,000। ओके, तो 56,000 इस मंथ के लिए हो जाता है, वो इस ईयर के लिए, एक साल के लिए। फिर जैसे 5 साल देना होता है ना, मैं बताया भी था, 2,80,000 से प्री कंस्ट्रक्शन टाइम का है तो 56,000 हर साल आपको दे दिया जाएगा, 2,80,000 5 साल में पूरा हो जाएगा ऐसे। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है जो कि अब यह था लेट आउट वाला था। लेट आउट में कितना करना है, कि प्रत्येक वर्ष के लिए पूछा जाए तो 56,000, अगर टोटल पूछा जाए तो 2,80,000। सिंपल सी बात है, इसको देख लीजिएगा। जैसे भी एक बार नहीं समझ में आएगा तो एक बार प्रीवियस करके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या है, सेकेंड, सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, केवल इसमें एक चीज़ बतानी है जो कि मैं उसी के लिए मैं नोट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल देता कि आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, लेकिन मैं ये किस लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, उसी ट्रिक को समझना है जो कि हो सकता है आप लोग याद ना हो। जब मैं लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड का चीज़ बता रहा था मैं, तो आप देखेंगे कि 2 परिवर्तन मैं बताया था कि लेट आउट में तो चाहे इंटरेस्ट लीजिए, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन इसमें मैं बताया था यदि 31 मार्च 1999 से पहले आप कोई भी मकान लेते हैं तो आपको 30,000 इंटरेस्ट तक टैक्स फ्री है, मतलब रिलीफ ले सकते हैं। ओके, माइनस करा सकते हैं। और आफ्टर 31 मार्च 1999 के बाद का है तो आपको 2 लाख तक मिलेगा। ये आप लोग को याद आ रहा होगा। ओके, आई थिंक लास्ट वीडियो नहीं जो देखे वीडियो, वो इससे पहले वाली वीडियो सेकंड पार्ट में देख लें, तो ये मैं बताया हूँ। तो बस यहाँ पर ये समझना है कि जिस प्रकार से लेट आउट में 2,80,000 कैलकुलेट किए थे, वैसे यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे आप वहाँ मंथ निकालते थे, साल निकालते थे, आप वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 लाख की लिमिट है, तो जो वहाँ पर आपको रिलीफ 2,80,000 मिल रहा था, यहाँ पर केवल 2 लाख मिलेगा। ओके, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो मैक्सिमम लिमिट डिसाइड हो गया है कि आप यदि अपने रहने के लिए घर के लिए बनवाते हैं तो मैक्सिमम आप एक साल में 2 लाख का इंटरेस्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो आप ये सोचिए कि जब 2 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो 80,000 नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन लेट आउट होता है, ये घर आप किराया बनाने के लिए बना रहे होते, तो आप चाहे जितना लीजिए लोन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे इनकम आ रहा है ना, तो सरकार तो कहेगी चलिए ठीक है, इनकम आने वाला है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 लाख तक के लिए। तो इस बात को ध्यान रखे रहिए कि सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख आएगा आंसर, और उसमें कितना आएगा लेट आउट वाला में 2,80,000। ओके, दोनों में यह डिफरेंस था। ओके, यही मुझे बताना था। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जब एनुअल वैल्यू या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें लोन भी रहेगा। इसी में लोन को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि नेक्स्ट जब वीडियो बनाया जाए, 2-3 क्वेश्चन देखा जाए, तो उसमें आप लोग को लोन की चीज़ें थोड़ी पता रहे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, अपने सॉल्व करिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, ताकि उसमें सब कुछ रहे। जो पहले 2-3 क्वेश्चन बताए वो भी चीज़ें रहेंगी, जो इंटरेस्ट है वो भी रहेगा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।